हेलो गाइज, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा डीसी जनरेटर से है। ये सारा जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी जेई प्रीवियस मतलब कि एसएससी जेई पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसका पीडीएफ लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउन कर सकते हैं। पहले आप लोग लेक्चर को पूरा देख लीजिए, फिर पीडीएफ में आप लोग क्वेश्चन को देख अपने से मतलब कि टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग जनरेटर विल हैव। वेल्डिंग जनरेटर में हम लोग किसका यूज करते हैं, कैसा मतलब वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं। लैप वाइंडिंग यूज करते हैं कि वेव वाइंडिंग यूज करते हैं कि डेल्टा की ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो हम लोग वेल्डिंग जनरेटर में हम लोग लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। चूँकि वेल्डिंग में क्या होता है हम लोग का कि हाई करंट रिक्वायरमेंट होता है हीट जनरेट के लिए हम लोग के लिए, तो हाई करंट चाहिए हम लोग का, ठीक ना। तो लैप वाइंडिंग जो हमारा यूज होता है वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, ठीक ना। लैप वाइंडिंग जो होता है हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग लैप वाइंडिंग का जो यूज करते हैं वे वेल्डिंग में यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्विलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ठीक ना। तो इक्वलाइजर जो रिंग है हम लोग का वो रिक्वायर्ड किसके लिए होता है, ठीक ना। कहाँ पे यूज किया जाता है हम लोग, किस वाइंडिंग में हम लोग यूज करते हैं, वेव वाउंड में, लैप वाउंड में या डेल्टा वाउंड ड्यूप्लेक्स वाउंड में, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग का हम लोग यहीं पे लैप वाइंडिंग में। चूँकि इक्वलाइजर रिंग का काम क्या होता है हम लोग का, चलिए उसको देख ले। रिड्यूस करना, हम लोग का करंट को क्या करना, कंट्रोल करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक ना। ये हम लोग का इक्वलाइजर रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक ना। ये हमारा जनरली कॉपर कंडक्टर का बना होता है, जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। रेसिस्टेंस इसका क्या होता है हम लोग का, लो होता है, ठीक ना। इसका काम क्या होता है, अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को क्या करता है, अवॉइड करता है। और ब्रश और कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग को क्या करता है, कम करता है, ठीक ना। तो इसका स्पार्किंग को भी हमारा क्या करता है, ये कम करता है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का इक्वलाइजर रिंग का ये वर्क होता है, ठीक ना। तो ये हमारा जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, तो लैप वाइंडिंग में यूज करते हैं। क्योंकि लैप वाइंडिंग में हमारा हाई करंट फ्लो होता है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का हम लोग यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, ठीक ना। तो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में मतलब कि कारण क्या होता है। डीमैग्नेटाइजिंग जो होता है हम लोग का आर्मेचर रिएक्शन में, ठीक ना। आर्मेचर रिएक्शन दो टाइप का होता है हम लोग का डीसी जनरेटर में। एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक ना, और एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग। जब मेन फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री पे क्रॉस करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक ना। और जब मेन फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स उसके अपोजिट मतलब कि 180 डिग्री पे क्या करता है, उसको अपोज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीमैग्नेटाइजिंग बोलते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास, 95% के आसपास होता है, ठीक ना। डीमैग्नेटाइजिंग हमारा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये हमारा 5% के आसपास पाया जाता है, ठीक ना। तो डीमैग्नेटाइजिंग के कारण क्या होता है, फ्लक्स में कमी आता है। ये डायरेक्टली क्या करता है, फ्लक्स को कम करता है। मेन फ्लक्स को क्या करेगा, कम रिड्यूस करता है। और मेन ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेन फ्लक्स के, ठीक ना। तो ईएमएफ यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फ्लक्स का वैल्यू घटेगा हम लोग का, वैसे क्या हो जाएगा, हमारा ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस जो ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग में फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। मेन फ्लक्स को क्या करता है, आर्मेचर फ्लक्स कम करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा आर्मेचर में वो हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ये होगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर्स, ठीक ना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर, ठीक ना।
कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो यूज होता है हम लोग का न्यूट्रलाइज हम लोग करते हैं किसके लिए, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए, इन लार्ज मशीन फ्लैट कॉपर स्ट्रिप्स नॉन एज, ठीक ना, जो हमारा लार्ज मशीन होता है उसमें जो तांबे की चपटी जो हम लोग यूज करते हैं, चपटी पट्टी हम लोग बोलते हैं, स्ट्रिप्स जो यूज करते हैं हम लोग, क्या कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं, ठीक ना। लार्ज मशीन में जो फ्लैट कॉपर स्ट्रिप्स हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक ना, तो उसको राइजर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, राइजर, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इन डीसी मशीन आयरन लॉसेज कॉज, आयरन लॉस के कारण डीसी मशीन में क्या होता है हम लोग का, तो यहाँ पे होगा हम लोग का हीटिंग इन कोर बोल रहा है, ठीक ना, लेस इन एफिशिएंसी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, ठीक ना। तो यहाँ पे होता है हम लोग का हीटिंग भी होता है, हमारा इफिशिएंसी जिससे कम भी होता है, ठीक ना, और टेम्परेचर में हमारा इंक्रीजमेंट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस बाय कीपिंग, ठीक ना। आर्मेचर करंट जो हमारा है वो रिड्यूस स्टार्टिंग में कम किया जा सकता है, तो फील्ड रेसिस्टेंस को मैक्सिमम रख के, ठीक ना, और आर्मेचर रेसिस्टेंस को कम रख के, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस जो होगा हमारा अगर कम रहेगा तो वहाँ से करंट हम लोग को सबसे पहले क्रॉस करता है आर्मेचर का कंडक्टर से हम लोग का, तो वहाँ का रेसिस्टेंस हम लोग का हाई होना चाहिए, ठीक ना। तो आर्मेचर का रेसिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए और फील्ड का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी होगा। तब स्टार्टिंग में जो करंट हम लोग का फ्लो होगा आर्मेचर से हम लोग का आर्मेचर रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द पोल शू आर्मेचर कोर मेन फील्ड ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक ना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग पोल शू पे यूज करते हैं, ठीक ना। ये हमारा पोल होता है, ठीक ना, ये हमारा पोल शू होता है, ठीक ना। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पोल शू पे यूज किया जाता है, ठीक ना। और मेन फील्ड वाइंडिंग जो होता है हमारा पोल पे यूज किया जाता है, पोल कोर पे यूज किया जाता है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा पोल शू। अगला हम लोग का इन डीसी जनरेटर वो वेव वाइंडिंग यूज फॉर विच टाइप ऑफ मशीन, वेव वाइंडिंग जो होता है किसके लिए यूज करते हैं, तो लैप वाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होता है। तो वेव वाइंडिंग हमारा हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज होगा, ठीक ना। हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वेव वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल ऑफ पाथ होता है क्या होता है, दो होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा हाई वोल्टेज लो करंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये। डीसी शन जनरेटर जो होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड होता है, ठीक ना। तो हमारा डीसी शन जनरेटर जो होता है क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। चलिए, इन डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विथ इंक्रीज इन लोड विल, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग का, ठीक ना। इन डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विथ इंक्रीज इन लोड, टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग कम करेंगे तो लोड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन में डिक्रीज। सबसे पहले क्या होगा, रेटेड वोल्टेज जो होगा एक फिक्स लेवल तक क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। रेटेड वोल्टेज जो होगा हमारा क्या होगा एक फिक्स लेवल तक बढ़ेगा, फिर क्या होगा वो डिक्रीज करेगा। तो पहले बढ़ेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक ना। ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर, सिंपल मेथड हम लोग का वोल्टेज को अगर डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है वोल्टेज को, तो क्या हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक ना,
स्पीड ऑफ रोटेशन अगर बढ़ाते हैं तो ये उतना ही हमारा क्या होता है, फ्लक्स कट होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, जिससे वोल्टेज हमारा लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। A consider of the power losses in electric machine is essential for which of the following reason? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक ना, टेम्परेचर। वैद्युत मशीन में शक्ति ह्रास जो होता है हमारा किस लिए आवश्यक होता है? तो टेम्परेचर राइज में हमारा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक ना, तो उससे के कारण जो होता है हमारा लॉस के कारण ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक ना, टेम्परेचर राइज होता है, ठीक ना, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इन डीसी मशीन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा के फाई आई जी, ठीक ना, आई ए, ठीक ना, आर्मेचर करंट के हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे टी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई ए, तो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के, ठीक ना, तो यहाँ पे फ्लक्स और आर्मेचर करंट बोथ हो जाएगा, ठीक ना। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज ऑल्सो नॉन एज, तो परमानेंट मैग्नेट जो हम लोग एक्साइटेशन यूज करते हैं उस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हम लोग करते हैं, ठीक ना, और नहीं तो हम लोग सेल्फ एक्साइटेड में क्या करते हैं, हम लोग फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है, जो स्मॉल साइज जनरेटर होता है हम लोग का, ठीक ना। स्मॉल साइज जनरेटर में हम लोग परमानेंट जो मैग्नेट का एक्साइटेशन होता है वो यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर, तो फंक्शन ऑफ इंटरपोल क्या होता है हम लोग का? तो सबसे पहला न्यूलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज, सही हम लोग के लिए, ठीक है। रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ये भी सही है, ठीक ना। न्यूलिफाई रिएक्टेंस तो वही है दोनों यहाँ पे, तो दोनों ऑल मतलब कि न्यूलिफाई वोल्टेज रिएक्टेंस को क्या करता है, वो कम करता है, ठीक ना। हाँ, मतलब उसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी कम करता है, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स जनरली फाइंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स का जो एप्लीकेशन है जनरेटर में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, रिएक्टर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं जनरेटर में करते हैं, ठीक ना। कहाँ पे करते हैं हम लोग? जनरेटर में करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ए। डीसी मशीन वाइंडिंग आर, तो डीसी मशीन वाइंडिंग में हम लोग फुल पिच वाइंडिंग भी करते हैं और शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी करते हैं, तो आइदर ऑफ दिस हो सकता है, ठीक ना। चलिए द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल पावर सोर्सेज थ्रू है, जो एक्सटर्नल वाइंडिंग होता है हम लोग का वो आर्मेचर वाइंडिंग से कैसे कनेक्टेड होता है, तो वो हमारा कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम से कनेक्टेड, ब्रश हो जाएगा हमारा कम्यूटेटर, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द ईएमएफ इंड्यूस इन डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है हमारा डीसी जनरेटर वाइंडिंग में वो कैसा होता है, ठीक ना। तो वो हमारा होता है एसी नेचर का, ठीक ना, क्योंकि फैराडे लॉ जो होता है हमारा एसी के लिए ही होता है, ठीक ना। जो ईएमएफ का नेचर होगा वो हमारा एसी होगा और फिर एसी को कम्यूटेटर के हेल्प से हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर ए डीसी मशीन शंट रेसिस्टेंस एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस वैल्यू है, शंट रेसिस्टेंस और आर्मेचर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग का देखिए आर्मेचर भी बात कर रहे थे हम लोग कि शंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है हमारा लो होना चाहिए, ठीक ना। शंट रेसिस्टेंस एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस वैल्यू जो होगा हम लोग का, शंट वाला वैल्यू हम लोग हाई लेंगे, ठीक ना, शंट वाला वैल्यू हाई लेंगे हम लोग, और आर्मेचर का वैल्यू जो होंगे हम लोग लो लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, इंटरपोल वाइंडिंग जो होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है आर्मेचर के साथ? तो इंटरपोल वाइंडिंग जो होता है हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, ठीक ना, जिससे हमारा जो फील्ड वाइंडिंग जो बनता है हम लोग का अपोजिट पोलैरिटी हम लोग बना सके, ठीक ना, ठीक ना। इंटरपोल वाइंडिंग का जो काम होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना और कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना होता है, ठीक ना। अगला है हम लोग का
इंटरपोल डीसी मशीन हैव टेम्परिंग शेप इन ऑर्डर टू, जो टेम्परिंग शेप होता है वो क्या करता है हम लोग का, रिड्यूस द ओवरऑल वोल्टेज, रिड्यूस द सेचुरेशन इन इंटरपोल, ठीक ना। तो ये सेचुरेशन ऑफ इंटरपोल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। मैक्सिमम इफिशियंसी जो होता है वो कॉपर लॉस, ठीक ना, आयरन लॉस आर कब होगा, जब कॉपर लॉस हमारा बराबर हो जाएगा आयरन लॉस के, ठीक ना। तो वहाँ पे जो इफिशियंसी होता है मैक्सिमम होता है, ठीक ना। तो इक्वल जब होता है कॉपर लॉस और आयरन लॉस, उस कंडीशन में जो इफिशियंसी होता है हमारा क्या होता है, हाई होता है। स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो होता है हमारा रिएक्टेंस ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर पे भी डिपेंड करता है, आउटपुट टॉर्क पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉस पे, जो स्टेबिलिटी जो होता है हम लोग का वो किस पे डिपेंड नहीं करता है हम लोग का, तो लॉस पे नहीं करता है, ठीक ना। क्योंकि सिस्टम का जो लोड बढ़ने के कारण हमारा क्या होता है, लॉस पर लोड बढ़ने से हमारा क्या होता है, जो अप डाउन होता है उसके कारण स्टेबिलिटी पे हमारा क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। लेकिन लॉस के कारण हमारा क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता है। द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएफ इन डीसी जनरेटर, तो आर्मेचर एमएफ का जो होता है नेचर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक ना। और जो होता है हमारा फील्ड का होता है, ठीक ना, फील्ड का जो नेचर होता है, फील्ड एमएमएफ का जो नेचर होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर होता है। दोनों मिल के हमारा क्या करते हैं, जो एयर गैप में फ्लक्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा आर्मेचर एमएमएफ का जो नेचर होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक ना। और फील्ड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है हमारा, तो रेक्टेंगुलर होता है। हाँ, दोनों मिल के हमारे एयर गैप में जो फ्लक्स बनता है वो हमारा कैसा बनता है, फ्लैट नेचर का होता है। चलिए, आर्मेचर रिएक्शन अफेक्टेड इज मोर इन, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है अफेक्टेड इज मोर इन, कब अफेक्टेड ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक ना। तो फील्ड वीकिंग मेथड, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक ना। जब हमारा क्या होगा कि क्षेत्र जो फील्ड होगा वो वीक होगा, जब ज़्यादा वीक होगा तो उस कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन और ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का, द शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 RPM, ठीक ना। तो मान लेते हैं N1 जो स्पीड दिया हमारा 1000 दिया हुआ है RPM, ठीक ना। और दिया हमारा नंबर EMF दिया है जो हम लोग का E1 दिया हम लोग का 100 वोल्ट, कितना दिया है हम लोग का 100 वोल्ट। तो N2 हम लोग को क्या कितना दिया है, जब हो जाता है 1200 RPM तब हम लोग का E2 का वैल्यू बताना है क्या होगा। जब स्पीड आर्मेचर का 1000 है उस कंडीशन में जो EMF इंड्यूस हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 100 वोल्ट हो रहा है। जब वही स्पीड को हम लोग क्या करते हैं 1200 कर देते हैं तो EMF क्या होगा, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस EMF जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, तो स्पीड के, आर्मेचर स्पीड के। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 और E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो मिलेगा E1 बटा E2 इक्वल टू N1 बटा N2, ठीक ना। अब यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, तो E1 का वैल्यू कितना दिया हम लोग का, E1 का वैल्यू दिया हम लोग का 100, E2 का वैल्यू फाइंड करना है, N1 का वैल्यू दिया 1000 और इसका दिया है N2 का 1200, 20 से 20 हम लोग का ख़त्म होगा यहाँ से 1, यानी E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 120 वोल्ट, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। फाइंड द नंबर ऑफ पोल रिक्वायर्ड इन द फ्रीक्वेंसी दिया हम लोग का 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ आर्मेचर का स्पीड दिया है 500 RPM। तो हम लोग को नंबर ऑफ पोल बताना है, ठीक ना। तो NS इक्वल टू होता है हम लोग का, NS इक्वल टू होता है हम लोग का 120 F/P, 120 F/P, ठीक ना। तो P इक्वल टू हो जाएगा
120f/n, ठीक ना। यहाँ से n जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 120f/n हो जाएगा, ठीक ना। तो 120f का वैल्यू 50 और इसका 500, ठीक ना। 10 एंड 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा। तो ये हमारा था डीसी जनरेटर का 30 क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन आप जो है हम लोग का SSC JEE एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में भी हम लोग डीसी जनरेटर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। आपका इसका PDF जो होगा लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक ना। और पुनः अपने क्वेश्चन को यहाँ से टिक कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम and please subscribe my channel and please like this video.